नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। मिशन 71 बीपीएससी के अंतर्गत आज हम लोग इस साल के सबसे बड़े चर्चित व्यापारिक समझौते इंडिया यूके एफटीए को देखने वाले हैं और भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिद्ध हो सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह समझौते के पश्चात भारत के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा या कहीं भारत फिर से औपनिवेशिक जाल में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया यूके एफटीए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन है, जीएस पेपर 1 से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा आपके मेंस पेपर के लिए। और हम लोग सेशन को फटाफट आगे बढ़ाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले डेट की बहुप्रतीक्षित जो मुक्त व्यापार समझौता था भारत और ब्रिटेन के मध्य, यह 6 मई 2025 को संपन्न हो गया और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी कहा है। यह ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के 3 वर्षों तक इसके लिए दोनों पक्षों ने बातचीत की और बातचीत के उपरांत एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर इनके द्वारा किया जाता है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत निकल करके आता है। ध्यान रखिएगा कि भारत की बात करेंगे तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है। अपने आंसर को लक्ष्यदार बनाने के लिए हम लोगों को इस प्रकार के फैक्ट्स को अपने आंसर में मोल्ड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग इस प्रकार के फैक्ट्स को अपने आंसर में उपयोग करेंगे तब प्रधानमंत्री के जो बयान है उसे भी अपने आंसर में शामिल करने का प्रयास करें इंट्रो सेक्शन के अंतर्गत। अब बात करेंगे कि आखिर यह मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए होता क्या है। तो परिभाषा की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देश जो है या व्यापारिक समूहों के बीच व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करने का समझौता होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसमें बेसिकली बहुत ही न्यूनतम शुल्क या लगभग शुल्क रहित व्यापार का प्रावधान किया जाता है। उद्देश्य की बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हमेशा की जाती है, यानी व्यापार को आसान बनाना और बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाना ही इसका मूल मकसद या उद्देश्य होता है। कवर क्षेत्र की बात करेंगे तो एफटीए के अंतर्गत मूलतः हम लोग वस्तु, सेवा और बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल करते हैं। वस्तुओं के अंतर्गत कृषि उत्पाद हो गया या उद्योगों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुएं, सेवाओं के अंतर्गत बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि को शामिल किया जाता है और आईपीआर में हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल कर देते हैं, उसे हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं जिस पर किसी प्रकार का शुल्क या प्रशुल्क नहीं लगाया जाता है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम यहां ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एफटीए के अंतर्गत कि यह वह प्रारंभिक अवस्था है जिसके अंतर्गत सीमित वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क की कटौती की जाती है। प्रारंभ में अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी एफटीए के अंतर्गत सभी चीजों पर शुल्क नहीं हटाया जाता है या शुल्क में कमी नहीं की जाती है। कुछ इस प्रकार से शुल्कों को निरंतर अंतराल पर घटाया या उसे समाप्त किया जाता है जिससे कि दोनों देशों को हानि ना हो और दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये इस अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के अंतर्गत यह किया जाता है। वही डब्ल्यूटीओ से संबंध की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा डब्ल्यूटीओ में अगर 2 सदस्य राष्ट्र आपस में समझौते कर रहे हैं तो वो आपस में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा एक दूसरे को देते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के सिद्धांत का अपवाद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और भारत की स्थिति की बात करें तो एसबीआई का कहना है कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आदि साझेदारों लगभग 13 साझेदारों के साथ में हम लोगों ने एफटीएस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता से यहाँ पर ये आपके प्रमुख बिंदु निकल करके आ सकते हैं टेबल के फॉर्म में या हम लोग पॉइंटर्स के वे में इसे अपने आंसर में डाल सकते हैं। अब बात करेंगे व्यापार समझौतों के अनुक्रम को, यदि पूछा गया कि किस प्रकार से व्यापार समझौतों का अनुक्रम होता है तो ये आप यहाँ पे एक वेन डायग्राम से इसे समझाने का प्रयास कर सकते हैं।
तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो पीटीए या अधिमान्य व्यापार समझौता होता है और इसके अंतर्गत दो पक्ष आपस में सहमति से कुछ वस्तुओं पर टैरिफ कम कर देते हैं। ये आपका अधिमान्य व्यापार समझौता के अंतर्गत आता है। इसका अगला चरण जो है हमारा मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए होता है, जिसमें अधिकतर वस्तुओं पर टैरिफ कम या तो न्यूनतम कर दिया जाता है या उसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखें तो व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीएपीए किया जाता है, जिसमें केवल वस्तुओं और सेवाओं से आगे बढ़कर विनियमन संबंधी मुद्दों, सेवाओं, निवेश, सरकारी खरीद, व्यापार विवाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग करने पर दोनों पक्षों की सहमति हो जाती है। इसके पश्चात कस्टम यूनियन की बात करेंगे तो यहां ध्यान रखिएगा, कस्टम यूनियन में जितने भी देश शामिल होते हैं उनके बीच शून्य शुल्क तथा शेष विश्व के देशों पर समान टैरिफ कर आरोपित कर दिया जाता है। वहीं कॉमन मार्केट की बात करेंगे तो श्रम और पूंजी का मुक्त आवागमन होता है, साथ ही साथ सामंजस्यपूर्ण तकनीकी मानकों आदि का उपयोग कॉमन मार्केट के अंतर्गत किया जाता है। वहीं इकोनॉमिक यूनियन जो होता है यह मुक्त व्यापार समझौते के अनुक्रम की चरम स्थिति को दर्शाती है और इस परिस्थिति में आर्थिक एकीकरण संभव हो पाता है। आर्थिक एकीकरण का चरम स्थिति है और एक समान आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं, संस्थाओं आदि का निर्माण किया जाता है जो व्यापार की नीतियों को रेगुलेट करने का प्रयास करती है। तो इस वेन डायग्राम को भी हम लोग अपने आंसर में शो कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात भारत के एफटीए का अनुभव भी हम लोग यहाँ देख लेंगे। काफी समय से भारत विभिन्न देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। अब भारत ने जब ये एग्रीमेंट्स किए हैं तो भारत के क्या अनुभव रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो व्यापार असंतुलन आज भी बना हुआ है और 2017 से लेकर के 22 के कालखंड को यदि हम लोग देखते हैं तो भारत का निर्यात जहां 31% बढ़ा है, वहीं हमारा आयात जो है आयात 82% बढ़ गया है। यानी कि व्यापार घाटा जो है वह भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं राजकोषीय दबाव की स्थिति भी उत्पन्न कर रहा है। कम उपयोग दर, अब यहां पर क्या हो रहा है कि भारत के द्वारा एफटीए का उपयोग केवल 25% पर ही किया जा रहा है, 25% वस्तुओं या सेवाओं पर ही किया जा रहा है, जबकि विकसित देशों के द्वारा अपने 70 से 80%, 70 to 80% वस्तुओं और सेवाओं के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। वहीं गैर प्रशुल्क बाधाओं की अगर हम लोग बात करें तो 2020 से 24 के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 26,000 नए प्रतिबंध, 26,000 से ज्यादा नए प्रतिबंध गैर प्रशुल्क बाधाओं के रूप में लागू किए गए हैं। वहीं असमान प्रतिस्पर्धा भी है। अब बात करेंगे कोरिया और आसियान के देशों के साथ में, तो ध्यान रखिएगा वहां पर कहीं ना कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इन देशों से या इन आसियान से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये देश भारत से बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं वर्तमान समय में। अन्य बाधाओं की बात करेंगे तो प्रमाणन आवश्यकताएं, यहां ध्यान रखिएगा प्रमाणन आवश्यकताओं बहुत बड़ी बाधा होती है और जो मूल देश का जो नियम होता है या जिसे हम लोग रूल ऑफ ऑरिजिन कहते हैं, भारत में काफी ज्यादा जटिल है, जिसके कारण भारत एफटीए का संपूर्ण लाभ उठा पाने में वर्तमान समय में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अब भारत के अनुभव को यहाँ हम लोग पॉइंटर्स के रूप में भी दिखा सकते हैं। एफटीए का यदि हम लोग को मूल्यांकन करना होगा तो केवल व्यापार असंतुलन पर ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके और भी लाभ हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ हमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हो रहा है आसानी से, ये ध्यान रखेगा। और आईपीआर बहुत महत्वपूर्ण वर्तमान समय में हो चुका है। बिना आईपीआर के हम लोग मूल प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मूल्य संवर्धित आपूर्ति श्रृंखला में भारत जाकर के जुड़ता जा रहा है। बेहतर निवेश प्रवाह हो रहा है भारत में और भारत में अधिक निवेश आता जा रहा है। आपसी संबंधों को हम लोग और ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, सुधार कर पा रहे हैं विभिन्न देशों के साथ में। साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं तक विविध पहुंच बनती जा रही है भारत की। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि विश्व में वर्तमान समय में कोविड के उपरांत चीन +1 की जो नीति यूरोपीय देशों के द्वारा बनाई जा रही है, इस +1 में कहीं ना कहीं इन एफटीए के माध्यम से भारत जुड़ता हुआ दिखाई
दे रहा है वर्तमान समय में। अब भारत ब्रिटेन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो 2020 का ब्रेग्जिट याद रखिएगा, क्योंकि 2020 में इंग्लैंड जो है यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया था और वह नए साझेदारों की तलाश में लगा हुआ था, जिसमें उसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत ही मिलता है। और अप्रैल 2022 में तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा होती है और एफटीए की शुरुआत वहीं से मानी गई और दिवाली 2022 लक्ष्य वहां पे रखा गया था। और इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो लगातार ब्रिटेन के चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो या लेबर पार्टी हो, उन्होंने भारत के साथ एफटीए करने की जो अपनी नीति थी उसमें लगातार निरंतरता बनाए रखी, चाहे बोरिस जॉनसन हो, ऋषि सुनक हो या वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हो, सभी लोगों ने भारत के साथ में एफटीए का समर्थन किया है। और भारत ने अपने सक्रिय कूटनीति के माध्यम से यूएई, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ में एफटीए किया, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी इसी से प्रभावित हुआ और लगा कि कहीं वह रेस में पिछड़ न जाए, इसीलिए उसने भारत के साथ में अपना एफटीए कर लिया। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि वर्तमान समय में विश्व के सभी देश कोविड के पश्चात China+1 रणनीति पर काम कर रहे हैं और China+1 की रणनीति में भारत का आकर्षण सर्वाधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे भारत में आर्थिक तौर पर उत्पादन की, तो भारत कहीं ना कहीं वर्तमान समय में वैश्विक उत्पादन का एक हब बनता जा रहा है और हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम लोग गुजर रहे हैं। और अगर हम लोग अपने लोगों को कौशल मुहैया करवा देते हैं, शिक्षा बेहतर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इन एफटीएस का लाभ जो है भारत को प्रत्यक्ष तौर पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जैसा हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, हम लोग विकसित राष्ट्र के रूप में भी सामने उभर करके आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों देशों के मध्य जो एफटीए हुआ है उस पर सहमति के 7 बिंदु को मत भूलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और आंसर में हमें इसे मेंशन करना ही होगा। सबसे पहले क्या है सहमति का बिंदु, तो वस्तुओं पर शुल्क। सबसे पहले ध्यान रखें, कुछ एक वस्तुओं पर जो वर्तमान समय में काफी ज्यादा शुल्क लगाया जाता है उसे कम करने का प्रयास किया गया है। पहले दिन से लेकर के शॉर्ट टर्म से जब एफटीए लागू होगा उस समय से लेकर के आगे के 10 वर्षों तक क्या शुल्क होगा उसे हम लोगों को थोड़ा एक दो उदाहरणों के साथ में समझाना होगा। तो स्कॉच और विस्की जिन पर शुल्क वर्तमान समय में 150% है, उसे पहले दिन घटा करके 50% कम यानी 75% कर दिया जाएगा और 10 वर्षों में इसे 40% पर ले जाया जाएगा। वहीं ब्रिटिश कारों की बात करेंगे जिस पर 100% शुल्क भारत के द्वारा लगाया जाता है, उस पर 10% शुल्क किया जाएगा। वस्तुओं तक पहुंच की बात करेंगे, चाहे आपका एरोस्पेस हो, कॉस्मेटिक्स हो, चिकित्सा उपकरण हो, चॉकलेट हो, सैलमन हो, विद्युत मशीनरी हो, इन पर टैरिफ जो है कम किया जाएगा। सेवाओं की बात कर लेंगे तो भारतीय पेशेवरों के लिए 100 अतिरिक्त वीजा प्रति वर्ष ब्रिटेन प्रोवाइड करवाएगा और व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता ब्रिटेन के द्वारा भी प्रदान की जाएगी। यदि कोई पेशेवर जो है उसने भारत में अपनी योग्यता अर्जित की है तो ब्रिटेन भी समान रूप से उसे मान्यता प्रदान करेगा, ये ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क एवं नियामक क्षेत्र को अगर देखें तो यहाँ पर सुव्यवस्थित कस्टम और गैर टैरिफ बाधाओं में कमी करने की बात कही गई है। कार्बन कराधान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन की कार्बन लेवी योजना में भारत को छूट मिलेगा या उसमें जो टैक्स है उसमें समायोजित करने का, कार्बन टैक्स को या कार्बन लेवी को टैक्स में समायोजित करने का प्रयास ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि कार्बन टैक्स जो है यूरोपियन कंट्रीज के काफी कड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। निवेश और एमएसएमई क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत में निवेश बढ़ेगा और लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि अनुपालन लागत में कमी आएगी और एमएसएमई को हरित और डिजिटल क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्राप्त होगा ब्रिटेन के निवेश से। वहीं आईपीआर और डिजिटल व्यापार की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और सुरक्षित डेटा प्रवाह भी यहां पर एक महत्वपूर्ण सहमति का प्रावधान माना गया है। तो एफटीए के इन 7 मुद्दों को हम लोग को अपने आंसर में भी लिख करके देना होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि एफटीए का विकास हुआ है ब्रिटेन के साथ में, हम लोगों ने अपना एफटीए साइन किया है, तो उसके विकास को हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। ब्रेग्जिट से लेकर के
6 मई 2025 तक हो। तो इस प्रकार से हम लोग फ्लो चार्ट अपने आंसर में बना सकते हैं। काफी कम शब्दों में, कम स्पेस के साथ में हम अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। अब दोनों देशों के लिए इस एफटीए का महत्व क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो शुल्क और प्रशुल्क में तो कमी हो रही है, परंतु यहां पर भारत और ब्रिटेन को किस प्रकार से अलग अलग लाभ प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के लिए लाभ अगर हम लोग देखें तो भारत का चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, फार्मा सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, ऑटो कंपोनेंट्स को एक नया बाजार उपलब्ध हो जाएगा ब्रिटेन के रूप में, जहां पर कम टैक्सेस के साथ में भारतीय निर्यातक या जो भारतीय उत्पादक हैं इन सेक्टर्स के, वो अपने सामानों की आपूर्ति ब्रिटेन को कर सकते हैं। भारतीय एमएसएमईज को नया अवसर उपलब्ध होगा और ब्रिटेन के साथ कम शुल्क के साथ में वो व्यापार कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जो छोटी एमएसएमईज इंडस्ट्रीज है उनको प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। भारत इस एफटीए का उपयोग अपने सॉफ्ट पावर और भारतीय डायस्पोरा को मजबूती प्रदान करने के लिए कर सकता है, और भविष्य के लिए जो हमारा यूएस और यूरोपीय यूनियन के साथ में एफटीए पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग इसे एक टेम्पलेट की भांति उपयोग कर सकते हैं कि भैया हम लोगों ने ब्रिटेन के साथ इस प्रकार से अपना एफटीए किया है, तो आप भी यूएसए हो चाहे यूरोपीय यूनियन हो, आप भी इस प्रकार से एफटीए हमारे साथ में कर सकते हैं। और वर्तमान की बात करें तो यूएसए लगातार भारत पर एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का दबाव लगातार बनाता जा रहा है, लेकिन भारतीय पक्ष का कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार से भारतीय हितों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारतीय उत्पादक चाहे वो किसान हो या हमारा एमएसएमई इंडस्ट्री हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये भारतीय पक्ष का कहना है। अब ब्रिटेन के लिए लाभ की बात करेंगे तो ब्रेग्जिट के बाद 2020 के पश्चात के ब्रिटेन का सबसे बड़ा सौदा है और ब्रिटेन को सीधा भारतीय बाजार तक अपनी पहुंच प्राप्त हो चुकी है। यहां ध्यान रखिएगा कि जीवन यापन लागत संकट में सस्ते आयात ब्रिटेन को प्राप्त होगा, यानी जो भी जीवन के लिए मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह ब्रिटेन को सस्ते में प्राप्त हो जाएगा। और ब्रिटेन की जो इंडो पैसिफिक पिवोट नीति है उसमें गति प्रदान करेगा यह एफटीए। कहीं ना कहीं अगर देखें तो व्यापार ब्रिटेन को सामरिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ता प्रदान कर रहा है। अब चुनौतियों की बात करेंगे तो ये तो बहुत सारा विन विन सिचुएशन हो गया, लाभ की स्थिति हो गई, लेकिन वर्तमान समय की बात करेंगे तो भारतीय एफटीए जो है इसमें कई चुनौतियां विद्यमान है वर्तमान समय में भी। इन चुनौतियों को हम लोग अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब इससे असममित लाभ प्राप्त हो सकता है। कई भारतीय निर्यातक पहले से ही शून्य टैरिफ पर ब्रिटेन को निर्यात कर रहे हैं, तो इनको तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जब इनको लाभ ही नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या करेंगे। तो अब दूसरे जो निर्यातक होंगे जो कोई और प्रोडक्ट्स को जिसमें इस एफटीए के अंतर्गत शामिल किया गया है उसमें अगर कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो फिर ये अच्छी बात होगी। कार्बन टैक्स विवाद है दोनों देशों के मध्य, और विशेष रूप से भारत का जो धातु निर्यात उद्योग है वो प्रभावित हुआ, क्योंकि उस पर ब्रिटेन अत्यधिक मात्रा में कार्बन टैक्स लगा सकता है। और कार्बन टैक्स यदि लगाएगा या तो उसे छूट देना होगा कार्बन टैक्स से, या इस कार्बन टैक्स को वो लोग शुल्क में ही समायोजित कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो धातु निर्यात उद्योग है वो प्रभावित होगा। आव्रजन राजनीति की जब बात करेंगे तो ब्रिटेन ने केवल 100 वीजा प्रतिवर्ष की बात कही है, कोई लाख, 1 लाख, 1000, 10,000 की बात नहीं हो रही है, केवल 100 वीजा। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान सिद्ध होगा, जैसी हमारी कार्यबल की जनसंख्या है। नियामक अनुपालन लागत की बात करेंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन उत्सर्जन की बात करें, कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात करें या ग्रीन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको अत्यधिक मात्रा में निवेश करना पड़ेगा कार्बन टैक्स से बचने के लिए और ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एमएसएमई को कठिनाई आ सकती है, तो यहां पर एमएसएमई भी काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। घरेलू प्रतिरोध की बात करेंगे तो ऑटो और डेयरी क्षेत्र जो है यहां पर विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग देखें कि भारत का एक सुविकसित ऑटो उद्योग है और भारत वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक राष्ट्र है, ये ध्यान रखना है हमें। और भारतीय डेयरी क्षेत्र को, और अगर हम लोग बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय किसानों को यह जो एफटीए है वो प्रभावित किसी न किसी हद तक करेगा। गैर शुल्क बाधाओं की अगर बात करें तो एसपीएस की बात कर लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे और आईपीआर मानदंड की बात कर लेंगे, ये भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सीमित परामर्श
और यहाँ पर पारदर्शिता का पर सवाल उठता है, ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी चुनौती है। और डेटा सुरक्षा की बात करेंगे तो भारत और यूके या यूरोपीय यूनियन के जो डेटा सुरक्षा के मानदंड है वो काफी अलग अलग हैं, और भारत और यूके के जो मानक है उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि एक नई चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी हो सकती है। तो इन चुनौतियों को पार पा करके ही दोनों देश इस एफटीए का लाभ उठा सकते हैं, और तभी हम लोग बोल सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन दोनों इस समझौते से विन विन की सिचुएशन में आ गए हैं। लेकिन अब इसके लिए दोनों देशों को क्या करना होगा, आगे का रास्ता क्या होगा? तो इसके लिए एफटीए को मंजिल नहीं बल्कि अगले सहयोग की नींव बनानी होगी, और यूरोपीय यूनियन और यूएसए से जो एफटीए पर नई ऊर्जा से भारत को वार्ता करनी होगी। एमएसएमई को तकनीकी सहायता और स्किल डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनके लिए कुछ हमें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही साथ किस प्रकार से वो आगे कार्य करे ताकि ब्रिटेन में उन पर कार्बन टैक्स न लग सके। कार्बन कराधान के लिए हरित व्यापार कूटनीति को अपनाना होगा। डिजिटल डेटा कानून को वैश्विक मानकों से संरेखित करना होगा, और कि जिस प्रकार से यूरोपीय यूनियन में डेटा कानून है, डिजिटल डेटा कानून, उसी प्रकार भारत में भी डिजिटल डेटा कानून की व्यवस्था करनी होगी। विभिन्न हितधारकों के साथ में हमें परामर्श करना होगा और पारदर्शिता बढ़ाना होगा ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, और यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए हमें विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना होगा और उसका निर्माण करना होगा। विवाद की परिस्थिति में हमें हानि की स्थिति न हो। और अंत में जब हम लोग बात करेंगे तो एक निष्कर्ष दे सकते हैं कि भारत यूके एफटीए 2025 केवल एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक रणनीतिक छलांग है। यह भारत के संरक्षणवाद से सक्रिय सहभागिता की ओर बदलाव को दर्शाता है, और यूरोपीय यूनियन और यूएस जैसे बड़े बाजारों से जुड़ने का रास्ता खोलता है, ताकि भारत स्वयं के साथ विश्व को भी सतत विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में प्रेरित कर सके। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आंसर के अंत में हमें एसडीजी गोल्स को भी शामिल करना होगा, तो आप भी अपने आंसर्स में एसडीजी गोल्स शामिल करके अपने आंसर को और अच्छा बनाइए। और आज के इस सेशन के लिए इतना ही। यदि सेशन लाभकारी सिद्ध हो रहा है आपके लिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।